स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। दुनिया में आजकल दो बड़ी वॉर्स चल रही हैं, बट पब्लिक मेमोरी में यानी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉर का मेंशन चल रहा है, वो है इजराइल हमास वॉर। ऐसा लग रहा है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस खत्म ही हो चुका है और सब मामला निपट चुका है। बट इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों वॉर एक्टिव हैं और बीच में एक ही कंट्री फंस गया है, वो है हेजिमॉन यानी यूएसए। यूएसए को अभी दोनों वॉर में एक तरफ यूक्रेन को और दूसरी तरफ इजराइल को सपोर्ट करना पड़ रहा है, नॉट ओनली वाया आर्म्स एंड एम्यूनिशन बट ऑल्सो थ्रू फाइनेंशियल एड। और यही दिक्कत करने वाला है यूएस को, क्योंकि आजकल यूएस का खुद ही फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है। चलिए इस वीडियो के माध्यम में समझते हैं कि क्या इंपैक्ट है गाजा वॉर ऑन द यूक्रेनियन वॉर और यूएस कैसे धीरे धीरे अपने ही पॉलिटिक्स में फंसता जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे पूरे वर्ल्ड में फिर से वही कोल्ड वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन आ रहा है। एक तरफ है नेटो, उनके साथ है ज़ेलेंस्की का यूक्रेन और इजराइल। अब ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट में है कौन? रशिया। रशिया के साथ है ऑब्वियसली चाइना, उसका छोटा भाई। अब दोनों कंट्री सपोर्ट कर रही हैं ईरान को एंड बाय दैट हमास को भी। अब दोनों वॉर में रशिया और यूएस, दैट इज नेटो का जो सबसे बड़ा लीडर है वो है यूएस, राइट? तो यूएस और रशिया कहीं ना कहीं वही कोल्ड वॉर डायनामिक्स में दो कैंप्स बना रही हैं, जिसके वजह से वही कोल्ड वॉर डायनामिक्स आने लगी हैं। प्रॉक्सी वॉर्स लड़ा जा रहा है, बट इन्वॉल्व दो ही कंट्रीज हैं। अब ये जो वॉर है इसमें कोई ना कोई जीतेगा और कोई ना कोई हारेगा। आजकल तो ये लग रहा है कि यूएस जो हेजिमॉन है वो धीरे धीरे अपने एंड की तरफ जा रहा है, कोलैप्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि उस पे ज्यादा दबाव आ रहा है। रशिया ऑन द अदर हैंड, रशिया ने क्या किया है, चाइना का सपोर्ट ले लिया। चाइना चुप है, बट पर्दे के पीछे रशिया को फुल ऑन सपोर्ट दे रहा है। यहां तक कि रशिया और चाइना ने ईरान से भी सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, नॉर्थ कोरिया से भी सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। वही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चल रहा है जो पिछले कोल्ड वॉर के समय चला था। आइए समझते हैं अभी दो वॉर का इंपैक्ट क्या है। पर उससे पहले P2I बैच के बारे में जस्ट वांट टू गिव सम इंफॉर्मेशन। एडमिशंस 31 अक्टूबर को बंद हो रही हैं। 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम बैचेस हैं। सिल्वर कॉस्ट 23,999, 18 महीने का वैलिडिटी है। जो गोल्ड बैच है वो है 26,999, 30 महीने का वैलिडिटी है। और जो प्लेटिनियम है उसका वैलिडिटी 42 मंथ्स का है। अगर आप कोड यूज करते हैं DW Live, दैट इज DWLIVE, आपको इस अट्रैक्टिव प्राइजेस में बेस्ट फैकल्टी वाले लाइव लेक्चर्स और कई सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे इस बैच में। जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट में जल्दी और देखिए क्या क्या फीचर्स आपको इन बैचेस के साथ मिलेगा। चलिए आते हैं अभी तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में एक कंसेप्ट समझाया था जीरो सम गेम का। जीरो सम गेम बेसिकली गेम थ्योरी का पार्ट है, जहां पे इट बेसिकली आर्ग्यूज कि एक पर्सन अगर 30% विन कर रहा है तो दूसरा पर्सन 30% लॉस कर रहा है। देयर इज नो मीडियम और मॉडरेट रिजल्ट। इट इज 1 person's विन वर्सेस 1 person's लॉस। कोई यहाँ पे कोऑपरेशन या कोई यहाँ पे मिल के हारना, मिल के जीतना सा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जीरो सम गेम क्यों हो रहा है? यूएस का अटेंशन पहले था ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने में वाया नेटो। अब धीरे धीरे जैसे ये गाजा वॉर शुरू हुआ, पूरा का पूरा अटेंशन चला गया है इजराइल की तरफ। इसका मतलब है कि यूक्रेन आज के दिन जियोपॉलिटिक या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ऑफ यूएस में नहीं आ रहा है। अब पूरा का पूरा अटेंशन यूएस को इजराइल के सपोर्ट के लिए आ रहा है। अब अटेंशन का मतलब है इंपैक्ट ऑन इंटेलिजेंस, इंपैक्ट ऑन फंडिंग एज वेल एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी कि यूएस ने कहा है कि नहीं, हम दोनों वॉर संभाल सकते हैं, हमारे पास इतना कैपेबिलिटी है।
कैपेबिलिटी वाली क्वेश्चन नहीं है। पॉइंट ये है कि फाइनेंशियली आर यू देयर, और आपको क्या रिपब्लिकन पार्टी जो आज के दिन डेमोक्रेटिक पार्टी को बार बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन कर रही है, वो क्या अलाउ करेगी यूएस को दोनों वॉर को सपोर्ट करने के लिए? और इसी वजह से यूएस ने दूसरे नेटो प्लेयर्स को बोला है कि प्लीज स्टेप अप ऑन द यूक्रेनियन क्राइसिस, क्योंकि इजराइल को तो यूएस डायरेक्ट हेल्प करेगा, बट जेलेंस्की को तो नेटो के दूसरे मेंबर्स भी हेल्प कर सकते हैं। बट यहां पे रिलक्टेंस आ जाता है नेटो का। रिलक्टेंस मतलब क्या? नेटो मेंबर्स अभी सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो प्रोलॉन्ग्ड वॉर है, ये वॉर चलता रहेगा, रशिया को सैंक्शंस में तो डाल ही दिया है। कोई भी कंट्री अग्रेसिव कोई स्टेप नहीं ले रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। वही बोल बच्चन चल रहा है जो पहले से चल रहा था, जिसके वजह से जेलेंस्की सोचा था कि नेटो का मेंबर बनेगा, रशिया से जीतेगा। कुछ नहीं हुआ, ना नेटो का मेंबर बना, ना ही आज तक वॉर जीत पा रहा है। बात सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने का है, और नेटो मेंबर्स भी धीरे धीरे यूएस को देखते देखते पीछे की तरफ जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि रशिया इसी के लिए वेट कर रहा था। पुतिन इसी मौके के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि पुतिन अभी उसको पता है कि जैसे जैसे यूएस डाइवर्ट करेगा इजराइल की तरफ टाइम और आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वैसे वैसे यूक्रेन आइसोलेट होता रहेगा, और यही मौका है रशिया को डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया को जीतने का। पुतिन जस्ट वेट कर रहा है इसी टाइम का। अब आते हैं दूसरे एंगल पे। अब जब हम बात करते हैं यूएस की तरफ नैरेटिव का, यूएस ने कहा है कि देख ऐसा नहीं है, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। अब पहले समझते हैं कि यूएस का कैपेबिलिटी या आर्म्स एंड एम्यूनिशन का कैपेबिलिटी क्या है। अगर हम बात करते हैं इजराइल क्राइसिस का, इजराइल फाइट कर रहा है गाजा के ऊपर। गाजा एक स्ट्रिप है, यहाँ पे आपको प्रिसिशन वाले आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए, ना कि हाई इम्पैक्ट वाले, क्योंकि गाजा डेंसली पॉपुलेटेड है, जो ब्रेथ है गाजा का वो इतना ज़्यादा है नहीं। ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को बड़े टारगेट्स अटैक करने पड़ रहे हैं, जैसे कि ब्रिजेस, जैसे कि दूर के रशियन टैंक्स एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली डिस्टेंस वाले वेपन्स चाहिए रैदर देन जो छोटे या मतलब छोटे स्केल में या ग्राउंड ऑफेंसिव वाले वेपन्स नहीं चाहिए। तो दोनों अलग अलग टाइप के वेपन्स चाहिए, और इसी वजह से यूएस कह रहा कि नहीं, हम दोनों वॉर्स मैनेज कर सकते हैं। तो बाइडेन ने क्या कहा है कि साइमल्टेनियस वॉर्स इन यूक्रेन इजराइल वोंट ओवरवेल्म यूएस। ये बात अग्रीड है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्री है यूएस को उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात है फाइनेंस की। अब आते हैं फाइनेंस को लेके। फाइनेंस का प्रॉब्लम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी जो है उन्होंने ऑलरेडी 2 बार डेमोक्रेटिक पार्टी को चैलेंज किया है ऑन दी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि जितना बजट है उसे कम किया जाए। अब रिपब्लिकन पार्टी देखा जाए तो ट्रेडिशनली इजरायली सपोर्ट है, जूविश सपोर्टर्स हैं। अब धीरे धीरे उनको लग रहा है कि जो पैसा यूक्रेन में जा रहा था वो अगर इजराइल पे जाए वो बेटर है, एंड दोनों वॉर को अगर सपोर्ट किया जाए वो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बढ़ा देगा। इसी वजह से रिपब्लिकन पार्टी में दिक्कतें आने लगी है, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन हेड करता है उनको बोला गया है कि भाई यूक्रेन का फंडिंग कम करो और इजराइल पे कंसंट्रेट करो। अब आते हैं रशिया वाले एंगल पे। रशिया ने क्या किया है? मैंने जैसे कहा कि यही मौके का वेट कर रहा था। रशिया ने ईरान के साथ एक मतलब पॉलिटिकल कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, उसके थ्रू में ये अग्रीमेंट लेके आ गए हैं दोनों कि जैसे जैसे इजराइल वॉर प्रोलॉन्ग होगा, गाजा में अटैक्स बढ़ेंगी, उसका मतलब होगा कि हाइड्रोकार्बन जैसे कि ऑयल और गैस का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि अरब कंट्रीज वही करने वाली हैं। इसका फायदा उठाते हुए ईरान और रशिया भी प्राइस एस्केलेट करेंगे। डिस्काउंट रशिया हमेशा से दिया है, बट प्राइस बढ़ा के डिस्काउंट देना कुछ और ही बात है। तो रशिया और ईरान भी यही सोच रहे हैं कि भाई ये वॉर कंटिन्यू करेगा तो पैसे आएंगे, बिकॉज गैस एंड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। पैसा रशिया के पास आए या ईरान के पास आए, इसका मतलब है रशिया यूक्रेन क्राइसिस और इजराइल हमास हिजबुल्लाह क्राइसिस और प्रोलॉन्ग होगा, क्योंकि यही पैसा जाएगा फंड करने के लिए वॉर्स को।
ये कोई शॉर्ट टर्म वॉर नहीं होने वाला है। जो इजराइल सोच रहा है कि ग्राउंड ऑफेंसिव से खत्म हो जाएगा कहानी, फॉरगेट इट। अभी आएगा फंडिंग फिर से, और फिर से हमास हिजबुल्लाह ये कंटिन्यू होगा। वहां पे रशिया भी यही चाहेगा कि कितने देर तक इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, क्योंकि प्रोलॉन्ग में फटीगनेस आ जाएगा यूएस में और नेटो अलायंसेस में। और जैसे ही फटीगनेस आएगा, जैसे ही कंट्रीज थक जाएंगे फंडिंग कर करके, उसी वक्त ये कंट्रीज आके जीत जाएंगी। और ये जो चीज चल रहा है, ये जियो स्ट्रैटेजिकली एक एडवांटेज ही है रशिया और ईरान के लिए। अब आते हैं तीसरे चीज पे। रशिया ने जुलाई महीने में यूएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ईरान और नॉर्थ कोरिया से वेपन्स मंगवाया था। ईरान से स्पेशली ड्रोन स्टॉकपाइल मंगवाया था। इसका मतलब है ईरान और रशिया आज के दिन आर्म्स पार्टनर है, और ये चीज चाइना को पता है। चाइना भी इन्वॉल्व है इस डील में। तो जैसे मैंने कहा था, कोल्ड वॉर में एक कैंप बन रहा है, यूएस, ईरान, चाइना। ये कैंप धीरे धीरे नॉट ओनली ऑयल एंड गैस बट आर्म्स एंड अम्यूनिशन, धीरे धीरे ये एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये पार्टनरशिप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विच इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर द अदर कैंप, क्योंकि अदर कैंप में सिर्फ यूएस और उनके अलाइज ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब चौथे चीज पे आते हैं। जैसे जैसे ये गाजा वॉर पे अटेंशन जा रहा है, यूएस बार बार उसी पे फोकस कर रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन क्राइसिस की बात मीडिया पे नहीं आ रही है। और ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, क्योंकि मीडिया अगर इसको नहीं कवर करेगी, मीडिया अगर इसे भूल जाएगी, जैसे कि कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने 9 रशियन प्लेन्स को अटैक करके डिस्ट्रॉय किया था, ये किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आया था। अब ये न्यूज़ ना, पहले अगर आप बोलते हो गाजा क्राइसिस के पहले ये बहुत बड़ा न्यूज़ होता, बट आज के दिन सिर्फ गाजा पे ही फोकस है। ये जो मीडिया ने एक सिलेक्टिव एमनीजिया अपना लिया है, सिलेक्टिव चॉइस अपनाया है, ये यूक्रेन क्राइसिस के लिए काफ़ी डेंजरस है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये एमनीजिया यूरोप में भी आ रहा है और अमेरिका में भी आ रहा है। तो अमेरिकन पीपल धीरे धीरे इजराइल को सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन को बोलेंगे यार ये छोड़ दो। तो जो यूएस का गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूक्रेन को फंडिंग देने का, ना कि यूरोपियन कंट्रीज भी कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जो है उसका सपोर्ट हमेशा इजराइल हमास वॉर की तरफ रहेगा, ना कि यूक्रेन। और जैसे जैसे यूक्रेन क्राइसिस लोग भूलते रहेंगे, वैसे वैसे जैसे मैंने पहले कहा था, पुतिन उसी के लिए वेट कर रहा है, उसी समय अटैक करने का। अब इतना कुछ होने के अमिड्स में जो ये कोल्ड वॉर सिचुएशन आ रहा है, 2 वॉर्स आ रही हैं, यहाँ पे जो बेसिकली जो कैंप्स मैंने बताया है, बीच में कंट्रीज कौन फंस रहे हैं? ग्लोबल साउथ कंट्रीज फंस रही हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज फंसने वाली है, क्योंकि दोनों कैंप्स को इंडिया को हैज़ टू मेंटेन गुड रिलेशंस। यहीं पे आ जाएगा इंडिया कितने अच्छे से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बैलेंस कर पाएगा, कितने अच्छे से अपना नेशनल इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करके दोनों कैंप्स को खुश कर पाएगा। वरना इस कैंप वॉर में ये इतना तो डेफिनेट है कि कई कंट्रीज पे बहुत प्रेशर आने वाली है कि वो अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस चूज किया जाए। यही कोल्ड वॉर आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू more and more proxy wars, more and more geopolitical tensions, and धीरे धीरे we are going to go back to what it was. ये जो 2 wars हैं, ये सिग्नलिंग ही कर रही हैं कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।